Okay, so good afternoon and welcome to this Mechatronics online lecture. Today's topic is Rayleigh's method. We have been seeing the various methods of finding the natural frequency of multi-degree of freedom system. So there we have seen Holzer method, Stodola method, and now today we'll see the Rayleigh's method. Okay. होल्जर मेथड में क्या था कि होल्जर मेथड जो है वो एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि समेशन ऑफ ऑल द रिमेनिंग टॉर्क और समेशन ऑफ ऑल द रिमेनिंग फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो. सो होल्जर वो इस पे वर्क करता है. देन स्टोडोला मेथड जो है, स्टोडोला मेथड में इनिशियल डिस्प्लेसमेंट्स जो है वो वन कंसीडर करके फिर आइटरेटिव मेथड है, फिर आइटरेशन से जो कैलकुलेटेड डिस्प्लेसमेंट्स है उसको कॉन्वर्ज करना पड़ता है. और ये दोनों जो मेथड है, होल्जर मेथड और स्टोडोला मेथड, ये दोनों अप्रोक्सीमेट मेथड है. ओके, अप्रोक्सीमेट है, आइटरेटिव मेथड है. लेकिन ये जो रेलेज मेथड है, ये रेलेज मेथड जो है ये ना तो अप्रोक्सीमेट मेथड है ना ये आइटरेटिव मेथड है. ये बिल्कुल एब्सोल्यूट वैल्यू देता है. लेकिन ये जो ये रेलेज मेथड जो है स्टोडोला मेथड और होल्जर मेथड से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि रेलेज में होल्जर मेथड और स्टोडोला मेथड ये आपको जैसे अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है तो तीनों फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करके देता है. स्टोडोला मेथड में भी अगर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है या 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो चारों नेचुरल फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट अपन कर सकते हैं. लेकिन रेलेज मेथड का वैसा नहीं है. रेलेज मेथड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर फाइंडिंग द फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम. जैसे अगर एक 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिस्टम है तो ये रेलेज मेथड जो है ये चारों फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट नहीं करेगा, चार नेचुरल फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट नहीं करेगा. ये क्या करेगा? ये फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेगा. ओके, तो अब ये फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमको पता है, ये फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं. जैसे कि आइगन वैल्यूज हमने देखा है. आइगन वैल्यूज जो है उसमें कैसा है, वैल्यूज जो है ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ रिलेटेड रहती है. तो जैसा ओमेगा आई है तो ओमेगा 1 अगर सपोज अंडर रूट के बाय एम है, अंडर रूट के बाय एम है, तो दूसरी वाली यानी आई, दिस इज आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2 जो रहेगा वो शायद 2.09 अंडर रूट के बाय एम रहेगा. बराबर है. देन आई इक्वल टू 3 जो है ये फिर 4.9 अंडर रूट के बाय एम रहेगा. एंड आई इक्वल टू 4 है तो ये 6.5 अंडर रूट के बाय एम रहेगा. ओके, तो जो आइगन वैल्यूज रहते हैं या जो हम ये नेचुरल फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करते हैं ये इन टर्म्स ऑफ अंडर रूट के बाय एम निकालते हैं. यानी ये सारी फ्रीक्वेंसी इसके टर्म्स में निकालते हैं. तो पहली फ्रीक्वेंसी अंडर रूट के बाय एम है तो इसकी दूसरी फ्रीक्वेंसी जो है ये 2.09 टाइम्स अंडर रूट के बाय एम है. तीसरी फ्रीक्वेंसी जो है ये 4.9 टाइम्स अंडर रूट के बाय एम है. चौथी फ्रीक्वेंसी ये 6.5 टाइम्स अंडर रूट के बाय एम है. दैट मींस जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है, अगर 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिस्टम है तो जितनी फ्रीक्वेंसी है वो इन टर्म्स ऑफ अंडर रूट के बाय एम निकला है. तो ये जो अंडर रूट के बाय एम है दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी. ये है फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी. और ये बाकी जितने भी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज हैं मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की, ये इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी है. उसके मल्टीपल्स में नेचुरल फ्रीक्वेंसी. तो वो जो एक फ्रीक्वेंसी रहती है जिसके की मल्टीपल्स में बाकी फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट की जाती है
उसको बोलते हैं फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओके, और ये जो रेलेज मेथड है ये सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालता है, ये सारी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज नहीं निकालता, ये सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालता है। फिर उसके बाद ये सेकेंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, या तीसरी जो फ्रीक्वेंसी है ये कितने टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ये जो है ये कैलकुलेट नहीं करता, ये सिर्फ फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि रेलेस मेथड ओनली कैलकुलेट्स द फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो रेलेस मेथड इज यूज्ड for finding the fundamental natural frequency of multi-degree of freedom system. So this term is very, very important. Very important. Rayleigh's method is used to find out the fundamental natural frequency. Okay. Then second एक feature ये है कि it is neither iterative nor approximate method. So Rayleigh's method is neither iterative nor approximate method. Then it works on the principle of conservation of energy. It works on the principle of conservation of energy. That means during the vibration, or particularly free vibrations, we are talking about the free vibrations. So in free vibrations, energy neither can be given to the system nor it is dissipated from the system. It only converts the energy from one form to the another. For example, एक पेंडुलम लिया हमने, एक पेंडुलम लिया, ये पेंडुलम लिया, यहाँ पे ये मास हमने अटैच किया। अब ये पेंडुलम को हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसा होल्ड किया, यहाँ पे ऐसा होल्ड किया, इसको यहाँ पे ऐसा होल्ड किया और इसको यहाँ पे रिलीज कर दिया। यहाँ पे क्या किया, रिलीज किया। तो जब हमने एक सर्टेन हाइट पे होल्ड किया तो यहाँ पे ये जो मास है इसमें पोटेंशियल एनर्जी ये स्टोर हुई, बराबर। एक हाइट पे हमने इसको पकड़ा तो ये क्या हुआ, इसमें पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हुई, और ये वाले पोजीशन पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ये वाले हाइट पे क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। और जैसा ही हमने ये मास को रिलीज किया तो ये क्या होगा, ये ऑसिलेट होगा, टू एंड फ्रो ऑसिलेट होगा। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक सेंटर में आएगा, वापस सेंटर में आएगा, तो यहाँ पे जब हम रिलीज करते हैं तो क्या होगा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। और जब ये मास सेंटर पोजीशन पे आएगा तो ये सेंटर पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव पाएगा मास है वो मैक्सिमम रहेगी। यहाँ पे क्या रहेगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ओके, सेंटर पोजीशन पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगी और जीरो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। ओके, तो सेंटर पॉइंट पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगी, जीरो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, जबकि ये एक्सट्रीम एंड पे जो है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी रहेगी और जीरो काइनेटिक एनर्जी रहेगी। ओके, तो और बीच में और ड्यूरिंग ऑसिलेशन ये मास जो है ये काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, ये इसका एनर्जी का कन्वर्जन चालू रहेगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग वाइब्रेशन। ओके, और रेलेस मेथड जो है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही वर्क करता है। ओके, सो इन द फ्री वाइब्रेशन
the potential energy is converted into kinetic energy, and kinetic energy is converted into potential energy during the oscillation. When this mass is on the extreme height, then it possesses the maximum potential energy and zero kinetic energy. And when the mass is at the center position, then it possesses maximum kinetic energy and zero potential energy. And at the same time, maximum potential energy is equal to maximum kinetic energy. Okay, सेंटर पॉइंट पे जब मास आता है तो पूरी की पूरी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पूरी तरह काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसका मतलब क्या है कि maximum potential energy possessed by the mass is equal to the maximum kinetic energy possessed by the mass. तो ये potential energy और kinetic energy ये equal रहते हैं। Okay, so this Rayleigh's method works on this principle, conservation of energy from potential to kinetic and kinetic to potential. Okay. So the second feature is works on the conservation of energy. So second feature is that it works on the conservation of energy. तो ये तीन important features है। जैसे कि हर मेथड के अपने अपने फीचर्स है, वैसे ये जो रेलेस मेथड है इसके फीचर क्या है? सबसे पहला फीचर ये है कि इट कैलकुलेट्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। इट ओनली कैलकुलेट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, नथिंग एल्स। This is point number one. Point number two is it works on the conservation of energy from potential to kinetic and kinetic to potential. Okay, and maximum kinetic energy is equal to maximum potential energy. Okay? ये प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तीसरा फीचर पॉइंट ये मेथड रेलेस मेथड का ये है कि इट इज नॉट एन अप्रोक्सीमेट मेथड एंड इट इज नॉट एन आइटरेटिव मेथड। Okay, it is an absolute, it gives the absolute value of the frequency, fundamental frequency. Okay, it doesn't give the approximate value, or it doesn't have an iterative method. Okay, so it is an absolute method which gives the absolute value of fundamental frequency. So these are the important features of the Rayleigh's method. Now we'll see how the Rayleigh method works. जैसे कि आपको क्वेश्चन आया होगा एग्जाम में कि व्हाट इज रेले क्वेश्चन। तो रेले क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये हम कैसा कैलकुलेट करते हैं? सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में या कोई भी मास जो कि एक वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं हम? हाफ mv स्क्वायर। ओके, काइनेटिक एनर्जी जो है ये किससे निकालते हैं? हाफ mv स्क्वायर, where m is the mass and v is the velocity. Okay, so m is the mass, v is the velocity. So this is the formula for kinetic energy, and when you apply this kinetic energy formula to multi degree of freedom system, then it becomes, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है ये टी लेटर से डिनोट किया है, दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर की जगह आएगा m मैट्रिक्स मास मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय दिस वेलोसिटी की जगह x डॉट। ओके, x डॉट इनटू x डॉट, x स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे क्या है? mv स्क्वायर है, वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी एंड x इज डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलता है। सो दिस इज x डॉट इनटू x डॉट। नाउ इन मैट्रिक्स वी कैन अरेंज द सेम अरेंजमेंट हियर आल्सो। अब यहाँ पे इसको हम ये सेम एक्सप्रेशन को जो है मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, ये सेम जो सीक्वेंस है m x डॉट इनटू x डॉट, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं हाफ x डॉट का ट्रांसपोज m इनटू x डॉट। तो ये सेम मैट्रिक्स अरेंजमेंट को हम इस अरेंजमेंट में भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स में। तो ये मिल गया हमको काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी,
पोटेंशियल एनर्जी जो है ये है हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, जैसा एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर आपने प्रेस किया तो वो स्प्रिंग में जो है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर जो होती है उसका फॉर्मूला क्या है, k into x square। k is the stiffness of the string and x is the displacement। तो स्प्रिंग का जितना स्टिफनेस है इनटू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, ये है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब ये पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, हम ये आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को V लेटर से डिनोट किया है, तो V इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में ये स्टिफनेस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेसमेंट, तो x मैट्रिक्स इनटू x मैट्रिक्स। अब यहाँ पे मैंने, आपने ध्यान दिया होगा कि x को जो है ये मैट्रिक्स, x मैट्रिक्स को कर्ली ब्रेसेस दिया है, और m और k को स्क्वायर ब्रैकेट दिया है। तो जैसे लास्ट टाइम में मैंने बताया था, यहाँ पे जो मास मैट्रिक्स है और p मैट्रिक्स, ये जो है ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है, यानी ये स्केलर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है। तो स्केलर क्वांटिटीज को अगर आपने मैट्रिक्स में लिखा तो उनको स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी जिसकी वैल्यू जो है वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी। तो वेक्टर क्वांटिटी को जो है ये कर्ली ब्रेसेस में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्केलर क्वांटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट में, और जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको कर्ली ब्रैकेट्स में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय हाफ के एक्स स्क्वायर, सो हाफ के मैट्रिक्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स। अब ये सेम अरेंजमेंट को, ये सेम मैट्रिक्स अरेंजमेंट को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, सो हाफ इसको के की ये साइड में लाया और उसका ट्रांसपोज किया, तो हाफ एक्स का ट्रांसपोज इनटू के इनटू एक्स। ओके, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी एंड ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी possessed by the multi degree of freedom system. Now to find out the natural frequency, we need to find out the solution of these equations. Okay, and here we assume that the response of the vibrating system is in the form, so x is equal to capital X into sin omega t. तो मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम भी जो वाइब्रेट करेगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से ही वाइब्रेट करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का वाइब्रेशन भी ये हार्मोनिक मोशन है। सो हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू कैपिटल X sin ओमेगा t। सो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट भी कैसा है, हार्मोनिक है, यानी वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, यानी ये हार्मोनिक नेचर का है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट का नेचर हार्मोनिक है, इसका मतलब जो हार्मोनिक इक्वेशन है वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज गिवन बाय कैपिटल X, दैट मींस एम्पलीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इनटू sin ओमेगा t। एम्पलीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कैपिटल X, so capital X into sin omega t, where capital X is the eigen vector और एम्पलीट्यूड जिसको बोलते हैं, कैपिटल X क्या है, ये जो हार्मोनिक डिस्प्लेसमेंट है उसका एम्पलीट्यूड है। एंड ओमेगा क्या है, जो ओमेगा है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो फ्री वाइब्रेशंस में जो भी सिस्टम वाइब्रेट होती है वो उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होती है। ओके, सो ओमेगा इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली इसको अगर इफ यू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t, यानी x डॉट अगर आपको निकालना है तो ये एक्सप्रेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या आएगा,
x डॉट इज इक्वल टू कैपिटल X इनटू sin ओमेगा t को डिफरेंशिएट किया तो sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा cos ओमेगा t आएगा इनटू इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन में ओमेगा बाहर आएगा, तो x डॉट इज इक्वल टू कैपिटल X ओमेगा cos ओमेगा t, sin ओमेगा t का cos ओमेगा t हो जाएगा और ये ओमेगा ये इसके बाहर आ जाएगा। अब ये जो है x डॉट की वैल्यू और ये x की वैल्यू, ये हम जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन में रखेंगे। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में रखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन है ये है हाफ x डॉट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू m इनटू x डॉट। तो यहाँ पे हम x डॉट की जगह ये वाला वैल्यू रखेंगे कैपिटल X ओमेगा cos ओमेगा t। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ये यहाँ पे हम क्या करेंगे x डॉट की जगह ये वाली वैल्यू रखेंगे, तो क्या होगा हाफ ओमेगा, तो ये वाला ओमेगा जो है ये यहाँ आ गया x का ट्रांसपोज cos ओमेगा t, यहाँ पे x का ट्रांसपोज है तो यहाँ पे कैपिटल X का भी ट्रांसपोज हो जाएगा और cos ओमेगा t ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या है m मैट्रिक्स है तो ये m मैट्रिक्स हो गया और ये x डॉट है तो x डॉट की जगह क्या रखना है ये ओमेगा कैपिटल X मैट्रिक्स इनटू cos ओमेगा t। अब यहाँ पे ओमेगा ओमेगा दो बार आया है तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो हाफ ओमेगा स्क्वायर कैपिटल X मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू m इनटू कैपिटल X मैट्रिक्स इनटू cos स्क्वायर ओमेगा t। ओके, ये आप हमको मिला। अब ये क्या है ये काइनेटिक एनर्जी आपको ये मिली। अब ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये मैक्सिमम कब रहेगी जब ये cos की वैल्यू जीरो रहेगी, cos स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी जीरो रहेगी, यानी सिर्फ इतना टर्म जब रहेगा तो क्योंकि cos जीरो इज इक्वल टू 1 रहता है, cos जीरो इज इक्वल टू 1 रहता है, तो जब ये टर्म 1 रहेगा तब आपको जो है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के केस में cos वाला जो टर्म है वो निकल जाएगा, तो इसलिए Tmax यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर इनटू कैपिटल X का ट्रांसपोज इनटू m इनटू x, यानी ये जो हमने इक्वेशन निकाले ये इक्वेशन में से cos वाला टर्म अगर निकाल दिया जाए तो ये जो मिलेगा दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो इसलिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमको मिल गई। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन, ये जो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है यहाँ पे भी हम ये जो सॉल्यूशन अज्यूम किया है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हाफ कैपिटल X का ट्रांसपोज sin ओमेगा t इनटू k इनटू कैपिटल X मैट्रिक्स इनटू sin ओमेगा t। ओके, तो यहाँ पे sin ओमेगा t दो बार आया है तो इसको अगर रीअरेंज किया तो ये क्या आ जाएगा हाफ कैपिटल X मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू k मैट्रिक्स इनटू कैपिटल X मैट्रिक्स इनटू sin स्क्वायर ओमेगा t। ओके, तो ये आ गया तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ओके, अब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है, इसका मतलब क्या है कि जो साइन फंक्शन है ये साइन फंक्शन को निकाल दिया तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू रहेगा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय हाफ कैपिटल X मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू k मैट्रिक्स इनटू कैपिटल X मैट्रिक्स, यानी ये जो साइन फंक्शन है इसको निकाल दिया तो आपको मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो अभी हमको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल गई और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिल गई और हमको पता है कि इन ड्यूरिंग द वाइब्रेशन
the kinetic energy is converted into potential energy and potential energy is converted into kinetic energy, and maximum potential energy is equal to the maximum kinetic energy. So this is the conservation of energy in case of vibration. So, and we know that maximum potential energy is equal to maximum kinetic energy. So we will equate these two terms with each other. Now we know maximum kinetic energy is equal to maximum potential energy. Okay. So maximum kinetic energy क्या दिया है? हाफ ओमेगा स्क्वायर into x का ट्रांसपोज into m into x. Okay. तो ये आ गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हाफ x का ट्रांसपोज into k into x. अब ये हाफ हाफ कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा? ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर इसको हमको निकालना है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमको निकालनी है, तो ओमेगा स्क्वायर हम इक्वल टू की लेफ्ट साइड में रखेंगे, तो राइट साइड में क्या आएगा? x ट्रांसपोज into k into x divided by x transpose into m into x. And this is called Rayleigh quotient. Rayleigh quotient is equal to, इसको Rx ऐसा बोलते हैं, ये है Rayleigh quotient जो आपको आज एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा कि व्हाट इज Rayleigh quotient. So this is the Rayleigh quotient. So this Rayleigh quotient is given by x transpose into k into x divided by x transpose into m into x. So this is called Rayleigh quotient. And from this Rayleigh quotient, you can actually find out the fundamental natural frequency of a multi-degree of freedom system. Okay? तो ये Rayleigh quotient हमने डिराइव किया, और जो Rayleigh मेथड है, ये Rayleigh मेथड में जो फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन है, वो ये Rayleigh quotient से ही होता है. अब हम देखेंगे कि एक न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि ये Rayleigh क्वेश्चन जो है ये फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के कैसे काम में आता है. तो इसके लिए न्यूमेरिकल लेते हैं. तो ये प्रॉब्लम है. आप भी अपने कैलकुलेटर थोड़े रेडी रखो. हाँ, कैलकुलेटर रेडी रखो. कैलकुलेट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी
मैं क्या बोल रहा, इसमें विजिबिलिटी का कोई इशू नहीं आ रहा है ना, या आवाज का या विजिबिलिटी का? नो सर, क्लियर है। ओके ओके। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन of the system shown in figure. Assume M1 equal to M2 equal to M3 equal to M, and K1 equal to K2 equal to K3 equal to K, and mode shape, and the mode shape is तो ये प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रेले मेथड वैसे भी यूज करना है। ओके, अगर फर्स्ट नॉन जीरो नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने का ऐसा क्वेश्चन आया तो वो है होल्जर मेथड, क्योंकि होल्जर मेथड में पहला फ्रीक्वेंसी हमेशा जीरो कंसीडर होता है। तो फर्स्ट नॉन जीरो अगर आया तो होल्जर मेथड है, फंडामेंटल आया तो रेले है, और स्टोडोला में तो क्या बोलते, तो उसमें तो ऐसा कुछ ये नहीं है। तो यहाँ पे बोला है कि कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब यहाँ पे रेले मेथड है ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर। ये फिगर है। अब यहाँ पे तीन मासेस है M1 M2 M3, और तीन स्टिफनेस है K1 K2 K3। ओके, और ये x1 है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास 1, x2 डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास 2, and x3 displacement of mass 3. Now here assume m1 m2 m3 is equal to m, यानी तीनों जो मास है, तीनों मास सेम है m। ओके, m1 is equal to m, m2 is equal to m, and m3 is equal to m, and k1 k2 k3 is equal to k। so k1 is equal to k, k2 is equal to k, k3 is equal to k, यानी तीनों जो स्टिफनेस है, तीनों स्प्रिंग के स्टिफनेस सेम है k, एंड द मोड शेप इज गिवन x। अब मोड शेप क्या रहता है? मोड शेप बोला तो जैसा x2 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड मास अपॉन maximum displacement of the first path. This is first mode shape. First mode shape. Okay. Then x3 divided by x1, and a maximum displacement of third mass upon maximum displacement of first mass. This is second mode shape. And maximum displacement of third mass with maximum displacement of second mass. This is third mode. This is third mode shape.
तो यहाँ पे ये जो ये दिया है क्या, ये मोड शेप का एक मैट्रिक्स दिया है कैपिटल एक्स का, ये है 1 2 3। तो जो हम रेले मेथड में जो एक्स मैट्रिक्स लेते हैं, रेले क्वेश्चन में जो एक्स मैट्रिक्स दिया जाता है, दैट इज आइगन वेक्टर और इट इज आल्सो कॉल्ड एज मोड शेप। और वो मोड शेप मैट्रिक्स यहाँ पे दिया है 1 2 3। अब यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना है। नाउ वी नो दैट रेले क्वोशिएंट उसको आर एक्स बोलते हैं। आर एक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ट्रांसपोज इंटू के इंटू एक्स डिवाइड बाय एक्स का ट्रांसपोज इंटू एम इंटू एक्स। ये रेले क्वोशिएंट है। अब इसमें से एक्स मैट्रिक्स हमको पता है, ओके, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है। के मैट्रिक्स जो है ये निकालना है। के मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे? तो हमने जब मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाए थे, तब हमने के मैट्रिक्स को डिराइव किया था। इट इज k1 plus k2 minus k2 minus k2 into k2 plus k3 minus k3 minus k3 into k3 0 ये हमने ये मैट्रिक्स डिराइव किया है, स्टिफनेस मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, स्टिफनेस मैट्रिक्स ऑफ मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। तो ये स्टिफनेस मैट्रिक्स हमने डिराइव किया। तो इस हिसाब से अब यहाँ पे k1 is equal to k2 is equal to k3 दिया है, that is equal to k। तो यहाँ k1 k2 और k3 की जगह अगर k प्लेस किया और वो k को अगर आउटसाइड द ब्रैकेट हमने लिखा, तो यहाँ पे क्या क्या मिलेगा? 1 plus 1 2 या -1 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0 -1 1। ये जो है ये ब्रैकेट के बाहर लिखा, क्योंकि सारे वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ के दिया है। ये के हमने ब्रैकेट के बाहर लिखा और अंदर में जो है वो सारे ये वैल्यूज। उसके बाद एम मैट्रिक्स, मास मैट्रिक्स। मास मैट्रिक्स हमको पता है, मास मैट्रिक्स ऑफ मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल में आपको मास वैल्यूज अरेंज करनी है। तो यहाँ पे मास मैट्रिक्स कैसे होता है? m1 0 0 0 m2 0 0 0 m3, ये मास मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू m दिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? m ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हमको एक्स मैट्रिक्स पता है, हमको के मैट्रिक्स पता है, हमको एम मैट्रिक्स पता है। अभी हम क्या करेंगे? रेलेस क्वोशिएंट निकाल के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे रेलेस क्वोशिएंट आर एक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये जो रेले क्वोशिएंट है इसमें वैल्यू डालते हैं। अब ये एक्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज लिया तो कॉलम बिकम्स रो 1 2 3। के मैट्रिक्स कैसा दिया है? ये यहाँ पे, तो k in bracket 2 -1 0 -1 2 -1 0 -1 1।
मल्टीप्लाई बाय एक्स मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज 1 2 3, and this is divided by x ट्रांसपोज। तो x ट्रांसपोज क्या आएगा, 1 2 3 डिवाइड बाय मास मैट्रिक्स। मास मैट्रिक्स यहाँ पे दिया है m ब्रैकेट के बाहर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय x मैट्रिक्स यानी 1 2 3। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करो, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम यानी a बाहर आएगा, so this value multiplied by this यानी 1 into 2 minus 1 into 2, तो ये 0 हो गया, ये आएगा 0, so this multiplied by this, so minus 1 plus 4 यानी 3 minus 1 ये फिर से 0 आएगा, and this is 0 minus 2 plus 1 यानी यहाँ पे 1 आएगा, this is multiplied by 1 2 3 divided by m 1 2 3 divided by 1 2 3। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 into 1 0 plus 0 into 2 0 plus 3 यानी 3k डिवाइड बाय 1 into 1 1 2 into 2 4 4 plus 1 5 5 plus 3 into 3 9 5 plus 9 14। so 3 upon 14 कितना आता है, कैलकुलेटर यूज करो, 3 डिवाइड बाय 14 कितना आता है, जीरो पॉइंट टू वन 0.21 k by l, ओके। और ओमेगा स्क्वायर ये ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा बोला तो अंडर रूट 0.21 k by m, तो इसका आंसर कितना आएगा, यानी 0.21 का स्क्वायर रूट 0.45 0.45 अंडर रूट k by m। तो ये जो है, this is the fundamental frequency, of the multi degree of freedom system। तो यहाँ पे हमने जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट किया है, ये कोई अप्रोक्सीमेट मेथड, ये अप्रोक्सीमेट मेथड नहीं है, ये रियल एक्चुअल मेथड है, ओके। और ये वैल्यू भी अप्रोक्सीमेट नहीं देता है, ये रियल वैल्यू देता है, और ये कोई आर्बिट्रेटिव मेथड नहीं है। तो इस तरह से ये रेले क्वोशिएंट यूज करके हम जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये पूरा रेले मेथड जो है ये एनर्जी कंजर्वेशन पे वर्क करता है। तो दिस इज द लास्ट मेथड दैट वी विल सी। अगर थोड़ा सा टाइम मिला तो हम डंकरली मेथड भी देखेंगे, एक डंकरली मेथड बचा हुआ है, तो डंकरली मेथड भी हम देखेंगे अगर टाइम मिलता है। So that's it from today's lecture. Thank you very much for attending this class. Thank you very much. Have a nice day. Stay safe. Stay healthy. Thank you. थैंक यू सर। Thank you. Thank you.